एटॉमिक नंबर। अब किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर हम उसके एटॉमिक नंबर की बात करें, अगर हम किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स number of protons in number of protons in one atom of element, number of protons in one atom of element, ये हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम बात करेंगे कि जब कोई भी एक हमारे पास एटम होता है ना, तो उस एटम में हम ये कहते हैं कि एक टर्म होती है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से उस एटम के अंदर अरेंज है। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। उस पैटर्न, उस फॉर्मूले को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का तरीका, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का पैटर्न, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब जरा देखिएगा, जैसे मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कि उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं। फिर दूसरा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया पहले भी दे चुका हूँ कि जनरली फॉर अ न्यूट्रल एटम, और अ न्यूट्रल एटम का मतलब ये होता है कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं एक न्यूट्रल एटम की बात करता हूँ तो न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा फॉर अ न्यूट्रल एटम? उसके एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये तो होता ही है, ये तो फिक्स फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर का। ठीक है। और अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि कोई न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल एटम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल एटम। तो फॉर अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is equal to number of protons in one atom, number of protons in one atom of element। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक न्यूट्रल एटम के केस में ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों इक्वल होते हैं टोटली। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक न्यूट्रल एटम के केस में देखा जाता है। अच्छा, अब अब आप ये देखिएगा कि हमने कहा कि एटॉमिक नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम के केस में। उसके बाद आप कहेंगे कि हमने तो सिर्फ एटम ही पढ़ा है, न्यूट्रल एटम क्या होता है? तो न्यूट्रल एटम में और बाकी जो एटम्स होते हैं उनमें अंतर क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये बता दीजिए, इतना सब बच्चों को क्लियर है? बताइए। यस सर। आदित्य, अक्षत, दिव्यांशी, तीनों बताइए क्लियर है? यस सर। यस गरिमा, इंदर, यस सर। यासा, प्राजक्ता, यस सर। योग। यस सर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे ये एटॉमिक नंबर था, इसी तरीके से हम बोलते हैं एक टर्म होती है एटम्स के केस में ही, एक टर्म होती है एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास, बेटा इसको ना हम लोग मास नंबर भी बोल देते हैं। एटॉमिक मास को हम लोग मास नंबर भी बोल देते हैं, मास नंबर। चलिए इसमें देखिएगा मास नंबर क्या होता है या एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है एटॉमिक मास। और हम जनरली क्या कर देते हैं एटॉमिक नंबर, अब जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या हो गया बेटा एटॉमिक नंबर। तो इस वजह से हम ये कह देते हैं एटॉमिक मास को हम ये भी बोल देते हैं, और करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, और एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास को हम ये बोल देते हैं एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, युग मेरी आवाज आ रही है? युग आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तबीयत ठीक है अब? यस सर। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल ई से। और इसी तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम किससे, एक अल्फाबेट होता है जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक, अब जरा देखिएगा तब देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट कैलकुलेट द, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था क्वेश्चन, सभी बच्चे नोट करिएगा मेरे साथ। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट whose atomic nucleus whose atomic nucleus has mass number whose atomic nucleus has mass number 23 and neutron number mass number 23 and neutron number 12, full stop. What is the symbol of the element?
व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। अब देखिएगा इसमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। इसमें हमसे पूछा है कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है उसका हमको एटॉमिक नंबर बताना है। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर 23। तो मास नंबर 23 का मतलब क्या है कि हमको इसका एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो है वो कितना हो गया 23। फिर उन्होंने बोला एंड न्यूट्रॉन नंबर इज 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हो गया हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दे रखा है मेरे को 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया 12। ठीक है, बताइए बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को। ठीक, ये जो दो चीजें दे रखी है ये सबको समझ में आ गया ना। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखिए ये एटॉमिक मास हो गया, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, ये 12 हो गया। उसके बाद ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक, तो m और n इनमें रिलेशन क्या है आप ये देखिए। एटॉमिक मास ये तो हो गया कैपिटल M, एटॉमिक मास तो हो गया कैपिटल M, एटॉमिक नंबर हो गया कैपिटल Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हो गया स्मॉल n। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट कैपिटल M इज इक्वल टू Z प्लस स्मॉल n। तो कैपिटल M का मतलब हो गया एटॉमिक मास, कैपिटल Z का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर और स्मॉल n का मतलब हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो गया। तो जो कैपिटल M है ये मुझे कितना दे रखा है बेटा 23। कैपिटल Z होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मुझे कितना दे रखा है, दे ही नहीं रखा। और स्मॉल n ये कितना दे रखा है 12। तो कैपिटल Z की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 23 माइनस 12। तो कैपिटल Z इज इक्वल टू हो गया बेटा 11। कैपिटल Z इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि therefore atomic number of this element is 11। तो द एलिमेंट विल बी, बताएंगे बेटा कौन सा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। किसी बच्चे को पता है कि नहीं, ये बता दीजिए। नहीं, चलिए ठीक है, मैं आपको एटॉमिक नंबर्स भी लर्न करवाऊंगा। सो द एलिमेंट विल बी सोडियम। एलिमेंट होता है सोडियम, Na। सोडियम का सिंबल होता है बेटा Na। ठीक है, अब जरा देखिएगा आप, पहला क्वेश्चन ये है, यहां तक सभी को क्लियर है, बता दीजिए। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया। अक्षत, आदित्य, Yes, sir. Yes, दिव्यांशी। sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद नहीं है तो वो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, वो मैं अभी आपको याद कराता हूँ, आप रुकिए थोड़ी देर, वो मैं अभी आपको याद करा देता हूँ। लेकिन एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो मास नंबर के या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के जो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उसमें मुझे यही रिलेशन लगाना होगा, ये वाला रिलेशन m is equal to z plus n, where capital M is atomic mass, या जिसको हम मास नंबर भी बोल देते हैं। कैपिटल Z यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर और स्मॉल n जो है स्मॉल n हो जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को यही वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। अब आप ये देखिएगा कि इसके अलावा और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अब अगर मान लो किसी क्वेश्चन में मेरे से ये पूछा जाए कि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और बताइए इसमें, तो जब मैंने Z निकाल लिया 11, तो Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो है ना बेटा, एटॉमिक नंबर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो जो हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे वही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यही फॉर्मूले याद रखते हुए, जरा सा छोटा सा ही फॉर्मूला है ये, इसको याद रखते हुए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8. The number of electrons in an atom is 8, full stop. And the number of protons and the number of protons is also 8, full stop. अब ए पार्ट देखिए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम? What is the atomic number of the atom? For B part, what is the charge on the atom? What is the charge on the atom? अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले इन्होंने दिया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज आल्सो 8. ठीक, ये पार्ट जब मैं करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम सिंपली ई बोल देते हैं, इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 8. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सिंपली पी बोल देते हैं इसको, ये भी 8 हो गया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8, ये भी 8 हो गया. और इसके बाद में है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम? एटॉमिक नंबर बताना है. तो देखिए, चाहे जो हमारा जो भी मतलब मान लीजिए हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इक्वल हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इक्वल हो जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो एक न्यूट्रल एटम है. पहली चीज तो ये. लेकिन इन्होंने सबसे पहले ए पार्ट में पूछा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम. तो एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. ठीक है, तो ए पार्ट में ये पूछ रहे हैं एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर Z is equal to number of protons. प्रोटॉन्स के इक्वल और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 8, तो Z is equal to हो गया 8. एक चीज तो ये हो गई. ठीक है, उसके बाद बी पार्ट देखिएगा, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम? व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम? तो जब चार्ज की बात करी जा रही है तो हम ये कहते हैं कि मतलब जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन में, सॉरी किसी भी एलिमेंट में, जब हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एक न्यूट्रल एटम है. और न्यूट्रल एटम पर चार्ज क्या होता है? 0. कोई चार्ज नहीं होता उस पर. ठीक है, हम ये कहेंगे सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, since number of protons is equal to number of electrons, so charge on the atom is neutral, that is 0. बताइए बेटा, क्लियर है ये प्राजक्ता, न्यासा, बताइए क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं फिर.
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है helium atom has an atomic mass of helium atom has an atomic mass helium atom has an atomic mass of 4u and 2 protons in its nucleus and 2 protons in its nucleus. Helium atom has an atomic mass of 4u and 2 protons in its nucleus. Full stop. How many neutrons does it have? How many neutrons does it have? अभी ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u, तो जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास की यूनिट ही ये होती है u, स्मॉल u। स्मॉल u का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। अच्छा, अगर हमसे बोल दिया जाता है ग्राम एटॉमिक मास, तो कुछ भी नहीं करना होता हमको, ये u हटाकर हम u की जगह पर g लगा देते हैं, बस बस इतना अंतर करना होता है, ठीक है। 4u ये तो हो गया एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, और अगर 4g लिख देते हैं तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, यानी कि 4 ग्राम्स, ठीक है ना। अच्छा, अब हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, वो ये पूछ रहा है। तो हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u, तो एटॉमिक मास मतलब कैपिटल M इज इक्वल टू गिवन है 4u, और कैपिटल M क्या होता है, Z प्लस M। Z मतलब एटॉमिक नंबर, N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इज इक्वल टू 4। फिर इन्होंने बोला एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, यानी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए। Z प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ लिख रहे हैं हम, गलत लिखा सॉरी, इसको तो n लिखिए और z की जगह लिखिए 2, बिकॉज z इज इक्वल टू p, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड गिवन दैट p इज इक्वल टू 2, ये हमको दे रखा है ना, एंड 2 प्रोटॉन्स, तो यानी कि प्रोटॉन्स p वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और जो z होता है एटॉमिक नंबर, वही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि n, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो n इज इक्वल टू हो गया 2। बता दीजिए बेटा, सबको क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए जी, उसके बाद अब हम ये देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी एक एटम में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है तो वो किस तरीके से अरेंज होंगे। अरेंजमेंट का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अरेंजमेंट
of electrons in an atom. Arrangement of electrons in an atom. किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होंगे, ये देखिएगा। ये कहते हैं कि जब भी हम किसी एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर हमने बताया था आपको कि एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, देखिए ऐसे। यहाँ सेंटर में ये प्लस लिख देते हैं, इसको प्लस मतलब इसको न्यूक्लियस बोल देते हैं। ये हो गया पहला ऑर्बिट, ये हो गया दूसरा ऑर्बिट, ये हो गया तीसरा ऑर्बिट और ये हो गया चौथा ऑर्बिट। हमें 4 ऑर्बिट से ज्यादा आगे तक करने भी नहीं है, 4 ऑर्बिट कर लेंगे वही सफिशिएंट है। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो सबसे अंदर जो पॉजिटिव लिखा हुआ है इसको हम बोल देते हैं बेटा न्यूक्लियस। फिर ये जो पहला ऑर्बिट है इसको बोल देते हैं, मतलब शेल जो होती है ना, ऑर्बिट कह दो या शेल कह दो, तो उसका ना हम नाम दे देते हैं। मैं ये अलग से बाहर दिखाने से बढ़िया मैं उधर ही दिखा देता हूँ, उधर ही ऑर्बिट बोल देते हैं या शेल बोल देते हैं। तो जो पहला शेल है उसको बोलते हैं के, जो दूसरा शेल है इसको बोल देते हैं एल, जो ये तीसरा शेल है इसको बोल देते हैं एम, और जो चौथा शेल है इसको बोल देते हैं एन। ठीक है, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो तो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इन अलग अलग शेल्स में घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। पहली शेल में, पहली शेल को हमने नाम दे दिया के शेल, दूसरी शेल को नाम दे दिया एल शेल, तीसरी शेल को एम और चौथी शेल को एन। तो के एल एम एन ये हमारी 4 अलग अलग शेल्स हो गई। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद, ये करने के बाद में अब हम ये कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं। तो ये हमको नील बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स देखिए रोटेट तो करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन पर्टिकुलर शेल में करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के शेल में करेंगे, कुछ एल में करेंगे, कुछ एम में करेंगे और कुछ एन में करेंगे। तो अब इसमें पहला रूल लिखिएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम नंबर of electrons that can be accommodated in any energy level, that can be accommodated in, that can be accommodated in any energy level, that can be accommodated in any energy level of the atom, of the atom is given by 2n square, is given by 2n square। ठीक है, अब where n is the number of, where n is the number of energy level। तो बेटा जैसे फर्स्ट शेल है ना, जैसे फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल को मैं बोलता हूँ के शेल, तो इसका मतलब एनर्जी लेवल फर्स्ट, ये पहला एनर्जी लेवल है, पहले शेल का मतलब पहला एनर्जी लेवल। ठीक है, और ऐसे ही अगर जो मैं सेकंड शेल की बात करता हूँ तो सेकंड शेल का मतलब यानी कि जो एल वाला शेल है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका मतलब जो एन है वो एन हो गया हमारा 2, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल सेकंड आ गया। एम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल थर्ड आ गया, एन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल 4 आ गया। तो यहाँ से
हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स therefore फॉर्मूला है 2m स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल का मतलब हो गया बेटा n इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया 2m स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पहला शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। पहले शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ऐसे ही सेकंड शेल, सेकंड शेल में n इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 मतलब सेकंड शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड शेल n is equal to 3 मतलब 2 into 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18। थर्ड शेल में सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली फोर्थ शेल n is equal to 4, तो ये हो गया 2 into 4 का स्क्वायर मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 8 18 32 इस तरीके से होता है। ठीक है ना। बस बेटा इतना करके रखिए, बाकी का नेक्स्ट आपको कल की क्लास में कराता हूँ। ठीक है ना। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।